द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद स्वागत। 1971 के हवाले से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और एक हिस्सा आपका आप इसका ऑलरेडी देख चुके हैं। चेतन जी, आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिएगा। पहली बात तो मैं समझना चाहूंगा कि रजा साहब कैसे टू नेशन थ्योरी में बिलीव कर सकते हैं। एक थ्योरी जो कहती है कि हम एक नहीं है, हम अलग कौमें हैं। फैक्ट इज, रजा साहब, हमारी बोली एक है, हमारी हमारी शक्लें एक जैसी हैं। टू नेशन थ्योरी की थिंकिंग सदियों तक नहीं थी। हम एक ही शहर में, एक ही गांव में रहा करते थे, और आज भी मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में। कई मेरे दोस्त हैं जो प्रोफेसर्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या राइटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, और हम जब आपस में बैठते हैं तो हिंदू मुस्लिम सोचते ही नहीं। हम जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में गुलाम अली साहब और मेहदी हसन के बाद कोई ग्रेट सिंगर्स आए ही नहीं, लेकिन उनके मुकाबले का सिंगर सब कॉन्टिनेंट में कभी था ही नहीं। मतलब मेरे को तो गुलाम अली की वो भी पंजाबी की नज़म याद है, मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। तो ये गाने मेरे पेरेंट्स सुनते थे, रेशमा की फोक सॉन्ग्स को सुनते थे। और मुझे समझ नहीं आती ये दो कौमी नजरिया क्या चीज है। खैर, ये मेरी थिंकिंग है। और मेजर साहब आपकी तरह जो बढ़िया लोग होते हैं, वो सिमिलैरिटीज ढूंढ लेते हैं, उनको जांच लेते हैं, और इसीलिए वो दोस्त बना लेते हैं। और आपके जैसे लोग कभी टू नेशन थ्योरी में, मेरा दावा है, बिलीव नहीं कर सकते अगर आप उसके बारे में सोचें। मेजर साहब ने बात जो की, बांग्लादेश एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, इसके बारे में एक थ्योरी के ऊपर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा जिसका नाम है मुल्ला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो श्री हुसैन हकानी ने पहले लिखी थी अपनी किताब में, जिसमें उन्होंने समझाया किस तरह मिलिट्री और रिलीजन का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया पाकिस्तान में। और मेरे हिसाब से रजा साहब, इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब जिन्ना साहब ने, अगर उनकी आप अगस्त 11 की तकरीर को छोड़ दें, उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस्लाम के बताए हुए तरीके से ही हमारा देश चलेगा। 11 अगस्त के बाद जो उन्होंने स्पीच की थी कराची बार काउंसिल में 1948 में, उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी एक तरीका, एक रास्ता है शरीयत में, जिसके हिसाब से हमको चलना चाहिए, और लोगों को इससे कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ अ सोसाइटी। दूसरा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मार्गरेट बोक वाइट को, जो उन्होंने यूएस के बारे में कहा, यूएस को, कि यू नीड अस, आपको हमारी जरूरत ज्यादा है, हमें आपकी जरूरत इतनी नहीं है, बिकॉज द रशियंस आर कमिंग, रशियंस आ रहे हैं, और उनकी नजर इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है। तो वो एक मुश्किल में थे कि उनको जितनी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की मिली थी, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन उनको आर्मी की मिली थी, रजा साहब। एंड ही स्टार्टेड सेलिंग द आर्मी फ्रॉम डे वन एज अ मर्सनरी फोर्स। इन फैक्ट, इट इज माई बिलीफ, ये मेरा यकीन है, कि जो ब्रिटिश थे उनको बेसिस की जरूरत थी सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडियन के एरिया में, जहां पे वो रशियंस का जो वार्म वाटर पोर्ट के ऊपर आना रोक सकते थे। इसीलिए उन्होंने कलात का कंट्रोल पाकिस्तान के पास जाने दिया। इसीलिए उन्होंने गिलगित बल्टिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के पास जाने दिया, जहां बाय द वे पाकिस्तान के फोर्सेस गए भी नहीं थे। वो एक ब्रिटिश मेजर था, मेजर ब्राउन, जिसने गिलगित बल्टिस्तान में 1947 में पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और हरी सिंह के गवर्नर को ओवरथ्रो करके वो एरिया पाकिस्तान के नाम कर दिया। और आप सोचेंगे एक ब्रिटिश मेजर ऐसा क्यों करेगा? कोई तो कारण होगा। वो रास्ता था वार्म वाटर पोर्ट पे आने का, और आए भी रशियंस, आपको पता ही है सर, वहां पे। और उसके बाद, चाहे जब अमेरिकन का वॉर जो था रशियंस के ऊपर, उसके बाद अमेरिकन ने आपको इस्तेमाल किया,
और आप और अमेरिकन से दोनों मिलके मुजाहिद्स का इस्तेमाल किया सारी दुनिया से, मिडल ईस्ट से। और आपका अपना जो मुआशरा था वो मेरे हिसाब से बर्बाद हो गया। आपके लोग बहुत ज्यादा क्या बोले उसको, रेडिकलाइज हो गए बहुत ज्यादा इस मूवमेंट से। ये 10 साल जो चली ये मूवमेंट, और उसके बाद जैसे मुशर्रफ साहब ने कहा, आपने इन लोगों को 1989 के अंदर जब वापस आए तो कश्मीर की तरफ डाल दिया। तो ये सिलसिला कभी बंद ही नहीं हुआ सर। और यही चीज बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं कि 1973 में जो पहली इलेक्शन होते हैं तो मुजीबुर रहमान साहब जीत जाते हैं कंप्लीटली, व्हाइट वॉश। और वो जीतने के बाद दो चीजें करते हैं। एक तो सारी ऐसी पार्टीज को बैन करते हैं जिनका रिलीजियस नाम हो, और दूसरा वो सारे रजाकार और सारे जमाते इस्लामी इस्लामी लोगों को जेल में डाल देते हैं। 2 साल के बाद, जैसे रजा साहब ने बताया था, कि उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है सिवाय दो बेटियों की जो बाहर थी उस टाइम पे। और मिलिट्री लॉ लाया जाता है वापस, राइट। और कौन लेके आता है उसको? जनरल जिया। और सारे जमाते इस्लामी के लोगों को वापस जेल से निकाल दिया जाता है। तो वही मिलिट्री मुल्ला कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। 2009 में जब शेख हसीना वापस पावर में आती है सर, वो उन्हीं जमाते इस्लामी और रजाकार को जेल में डाल देती है। वो फिर सेक्युलर रास्ता चुनती है। आपकी एक बात मैं एग्री करता हूं रजा साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन कि शेख हसीना वॉज अ बिट ऑफ अ डिक्टेटर। वो अपने किसी ऑपोजिशन को टिकने नहीं देती थी। तो ना सिर्फ उसने जितने ज्यादा रिलीजियस लोग थे उनको जेल में डाला, बल्कि अपने ऑपोजिशन के लोगों को भी जेल में डाला। उसको ऑपोजिशन का रहना पसंद नहीं था। तो बांग्लादेश भी एक तरह से ना, ये सेक्युलर डिक्टेटोरियल स्पेस से और मिलिट्री मुल्ला कॉम्प्लेक्स स्पेस के अंदर आता जाता रहा है सर। शेख हसीना और उसके फादर से, दोनों से अमेरिका ने मांगा था सेंट मार्टिन्स आइलैंड, जो आइलैंड कॉक्स बाजार के पास है, चिटगांव के पास। और वो आइलैंड बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, बिकॉज वहां से आप सीधा बर्मा के अंदर एंट्री मार सकते हैं, जहां पे चाइना जो है एक पाइपलाइन बना रहा है, आपको पड़ा होगा, ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम बर्मा पोर्ट ऑल द वे टू चाइना। एंड चाइना जो है वो इस वक्त बर्मा के रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहा है, और अमेरिका उसमें एक गेम चाहता है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई डीप स्टेट ने शेख हसीना को निकालने में अपना हाथ डाला था। मैंने वो वीडियो देखा है, मैंने शकील भाई को भेजा था, जिसमें एलईटी का रीजनल हेड जो है वो मोदी को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि हमने पिछले साल शेख हसीना को निकाल दिया था। सारे जमाते इस्लामी के लोग वापस आ गए हैं सर सड़कों पे। वो खालिदा जिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस तो पपेट है सर। और जिस आर्मी की आप बात कर रहे थे कल के भाई उन्होंने शेख हसीना का साथ नहीं दिया, उस आर्मी की स्टेटमेंट्स हैं सर कुछ 2 महीने पहले की, कि मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना और अमेरिका को हमारी कंट्री बेच रहे हैं और हम उनको ये करने नहीं देंगे। और उन्होंने उनको कहा है कि इमीडिएटली इलेक्शंस कीजिए, आप डिक्टेटर नहीं हैं। अभी 1 महीना पहले बांग्लादेश ने हमसे 20,000 टन चावल लिए हैं रजा साहब, मांगा है हमसे, हमने दे दिया। गलती उसने क्या की मैं बताता हूं। मोहम्मद यूनुस ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उसने जाके चाइना में बोला कि चाइना, ये सारे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं वो फंसे हुए लैंडलॉक्ड हैं, उनका रास्ता हमारे थ्रू ही है। तो अगर चाइना चाहे तो अपने एम्पायर को यहां से ला सकता है। अगर आप इंडिया होते तो आप क्या जवाब देते सर उसको? वही जवाब इंडिया ने दिया। मैंने तो नहीं सुना किसी ने कहा है काले बंगाली, गधे के बच्चे, ये वो। मैं नहीं किसी को गाली देते नहीं सुना मैंने। लेकिन इंडिया में रिजेंटमेंट बहुत है इन चीजों से, ये जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान जो बना ही था रोकने के लिए रोग स्टेट्स को, वो पहले चाइना को लाया अंदर। और चाइना गिलगित बल्टिस्तान में भी माइनिंग कर रहा है
और बलूचिस्तान में भी माइनिंग कर रहा है, आपके रिसोर्सेज निकाल के लेके जा रहा है। पैसा कौन खा रहा है ये आपको पता होगा। बलूचिस्तान के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा सर। गिलगित बल्टिस्तान लोगों के पास कुछ कोई राइट्स भी नहीं है। और वही चीज बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा था यूनुस, बाय पैंडरिंग टू द चाइनीज। और आर्मी ने उसका टोटल विरोध किया है। और मैं आपको वो स्टेटमेंट भेज सकता हूं आर्मी की, जहां पे आर्मी के हेड ने कहा है कि भाई हम यूनुस को बांग्लादेश को बेचने नहीं देंगे। तो बांग्लादेश भी ये डुअलिटी से डील कर रहा है। और कोई पता नहीं सर ये गवर्नमेंट भी कब टॉपल हो जाए उनकी, हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही थे 1971 में। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अनफॉर्चुनेटली जिन गवर्नमेंट्स के अंदर, जिन नेशंस के अंदर ह्यूज मुस्लिम मेजोरिटी होती है, वो अक्सर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं। अगर आप पूरी दुनिया को देखें, सिवाय उनके जो डिक्टेटर होते हैं, और वही शेख हसीना थी, उसने पकड़ के रखा हुआ था मुआशरे को। और बांग्लादेश इंडिया का एड का रजा साहब सबसे बड़ा रिसिपिएंट है, सबसे बड़ा। बहुत एड देते हैं हम उनको। 85% बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ है। 85%, थोड़ा सा नीचे जाके बर्मा की तरफ है। तो उनके पास अगर उनको कोई कोशिश करेगा कि इंडिया से दूर करे तो उनका नुकसान ही करेगा। उसने काफी सारी ऐसी मूवमेंट्स करी, कॉटन नहीं खरीदेंगे, ये नहीं करेंगे। इंडिया ने उनकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी। हर चीज का जवाब होता है ना सर। तो अगर वो सही मूव्स करेगा, हमने कभी बांग्लादेश को ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान से दोस्ती ना करें। हमने नहीं कहा कि आप वहां ट्रेनिंग मत लें। हमने नहीं कहा कि उनके ऑफिशियल्स को वीजा फ्री एंट्री ना दें। कभी नहीं हमने ऐसे कोई कंडीशन डाली सर उनके ऊपर। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश अब आपकी तरफ हो गया और सब ठीक हो गया और आप राइट थे 1971 में, तो ये बड़ी नैरो व्यू है सर सिचुएशन की। सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है और बांग्लादेश का कोई पता नहीं सर कब नेक्स्ट कू होगा और ये गवर्नमेंट भी जाएगी। तो ना हमें खुश होने की जरूरत है, ना आपको खुश होने की जरूरत है। मैं तो इतना चाहूंगा कि सिर्फ कि बांग्लादेश उस रास्ते पे ना जाए जहां पाकिस्तान चला गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया था सर, बहुत आगे। उन्होंने पॉपुलेशन कम कर ली थी, अपनी कंट्रोल कर ली थी। उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कम कर दिया था, इन्फ्लेशन को नीचे ले आए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे इंडेक्स उनके हाई थे, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बहुत हाई थी, सीधा 4% पे आ गई है सर। 4% पे आ गई है उनकी ग्रोथ, सेम एज पाकिस्तान। एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर थी उनकी। जी। तो ये जब आप मुआशरे को उस तरफ लेके जाते हैं तो यही होता है सर। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये तो आप खुद देख सकते हैं। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से डील करे या उसको आने दे। और स्पेशली जब उसका कॉम्बिनेशन मिलिट्री के साथ हो जाता है तो वो बहुत डेंजरस बॉम्ब बन जाता है सर, जो पाकिस्तान में फट चुका है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान में वो फट चुका है। जी। चेतन साहब, ये बताइएगा कि हिंदुस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है या कम हुआ है? आप मुझे बताइए सर कि आपको क्या लगता है। चलें। जी नहीं नहीं, शकील मैं साहब, हाँ, मैं एक सवाल कर लूं। मेजर साहब, आपने पिछले शो में कहा था कि यू कोटेड न्यूयॉर्क टाइम्स कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने 74 या में, जी, जी जी 74 में पाकिस्तान ने अपोलॉजी कर ली थी। तो वो अपोलॉजी मैंने देखी है, तो उसमें था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंडेम्ड एंड डीपली रिग्रेटेड एनी क्राइम्स दैट मे हैव बीन कमिटेड। इसके लिए सर अंग्रेजी में एक लफ्ज है जो पिछले 40 एक साल में ज्यादा पॉपुलर हुआ, नॉन अपोलॉजी। दिस इज नॉट रियली अ सिंसियर अपोलॉजी, दिस इज मोर ऑफ अ नॉन अपोलॉजी। जैसे मिस्टेक्स वर कमिटेड, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। तो असल बात यह है कि अगर आप सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहे हैं तो फिर वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप वाकई अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हमने ज्यादतियां की थी
आइंदा ना करना ऐसी ज्यादती। तो ये चीज हमें कहीं नजर नहीं आती। टेक्स्ट बुक्स में वही है कि जी एक साजिश हुई और हमारा दुश्मन मुल्क जो था उसने हमें दो लख्त कर दिया। तो ये अप्रोच रख के जब आप अपोलॉजी करेंगे तो वो नॉन अपोलॉजी ही होगी, अपोलॉजी नहीं होगी, प्लीज। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। मैं ना अपनी बात शुरू करूंगा, आपको एक बड़ा अच्छा कोटेशन सुनाता हूँ। उसने लिखा कि द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी consists not in seeking new landscapes but in having new eyes। और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, तो मैं तर्जुमा भी कर दूं। इनका नाम है मार्सल प्रूस्ट और इनके नावल का नाम था इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। ऑसम। तो तो मैं ये पढ़ के काफी देर सोचता रहा। और मैं प्रोफेसर साहब, आपको एक और बात बताऊं कि मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें उसने लिखा कि शकील चौधरी साहब एक प्रोफेसर के मुकाबले में एक जाहिल मेजर को लाके क्या अरे तुम हमें बताने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। तो मैं बड़े अदब के साथ ये तस्लीम करता हूं कि एक प्रोफेसर के सामने मैं बिल्कुल एक छोटा, आप कह लें कि जी बिल्कुल एक अनपढ़ कह लें, नहीं नहीं, मेरी बात नहीं नहीं सुनिएगा। लेकिन नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए ये बात रखना चाहता हूं जी। कि देखें, जो भी सुन रहे हैं, एक तो उनकी मेहरबानी कि वो सुन रहे हैं, लेकिन साथ मैं देखें चेतन साहब, मेरे दिमाग में जो सवाल उठते हैं ना, वो ये सवाल उठते हैं कि एससीओ का समिट हुआ चाइना में, 29 ममालिक वहां पे पहुंचे, उनके लीडर पहुंचे, दुनिया की 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स वहां पे पहुंचे, और उसमें सिर्फ 2 लीडर ऐसे थे कि जो बगैर किसी ट्रांसलेटर के, बगैर किसी हेडफोन के एक दूसरे के साथ ना सिर्फ बातचीत कर सकते थे बल्कि लहजों को भी समझ सकते थे। वो किसी ने लिखा था कि एक ही बात एक लहजे में करेंगे तो बात बन जाएगी, और एक ही बात गलत लहजे में बात करेंगे, वही अल्फाज अदा करें तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कि बात। जो 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 तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोफेसर साहब, मतलब आपकी ना सिर्फ बात मुझे समझ आती है बल्कि मैं लहजों को भी समझता हूं। और मैं दोबारा ये रखना चाहता हूं आपके सामने कि पूरे हिंदुस्तान में आपके जितने भी हमसाए हैं, उसमें वाहिद पाकिस्तान है कि जिसके साथ आपको ये सहूलत हासिल है, और पाकिस्तान को भी अपने पूरे इलाके में वाहिद आप हैं जिनके साथ ये सहूलत हासिल है। तो इसलिए अब ट्रांसलेशन करता हूं उस फ्रेंच नॉवलिस्ट की, तर्जुमे की अगर मैं सही कर सका। तो उसने कहा कि जानने का सही सफर यह है कि आप नए नजारे ना देखें बल्कि नई आंखों से देखें। तो मैं तो प्रोफेसर साहब समझता हूं कि मैं तो वो नई आंखों की तलाश में हूं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये समझना चाह रहा हूं कि मुझे बड़े अच्छी तरह, आपने कहा ना कि दो कौमी नजरिया नहीं है आपके ख्याल में, लेकिन मेरे ख्याल में दो कौमी नजरिया हो या ना हो ये बहस नहीं है। अब मेरे ख्याल में दो कौमी नजरिया इसलिए है कि आपने अपनी बातचीत में कल वाली किस्त में यह कहा था कि जी बहुत ज्यादा हिंदुओं पे जुल्म होना शुरू हो गया था, और वो हमारे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त भी था, और हमारे पे एक 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 मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि हम कुछ करें। तो देखिए, दो कौमी नजरिया तो आ गया ना, कि हिंदुओं के ऊपर आपको तकलीफ महसूस हुई, और वो कुदरती है। वो ये नहीं है कि वो कोई अनहोनी बात है। मुझे वो बात समझ आती है, और अगर कोई समझना चाहे तो उसको समझ आती है। मैं भी तकलीफ महसूस करूंगा, मुसलमान की तकलीफ के ऊपर शायद ज्यादा, क्रिश्चियन के ऊपर शायद उससे कम, हिंदू के ऊपर उससे कम, मतलब जो भी आप दर्जाबंदी करना चाहें वो आप अपने हिसाब से करें। फिर आपने बात की कि जी मुल्ला मिलिट्री अलायंस। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस कौन सी नई बात है प्रोफेसर साहब? मेरी समझ के मुताबिक क्या किंग का और चर्च का आपस में ताल्लुक नहीं था? और क्या वह हजारों साल से नॉन थ्योरी नहीं है? और क्या ये नेचुरल इंसान की एक वो नहीं है माशरे के अंदर? मुझे यहाँ पे ना मुकाबले का एक कॉल याद आता है
कि मुकाबले ये कहता है कि अगर लोग चाहें या लीडर चाहें, तो माज़ी बईद मतलब फार पास्ट में नहीं, नियर पास्ट में, माज़ी करीब में उनको मिलते-जुलते वाक़यात मिल जाएँगे, मिलती-जुलती सिचुएशंस मिल जाएँगी, उसमें जो गलतियाँ हुई वो भी नज़र आ जाएगा और जो अच्छाइयाँ हुई वो भी नज़र आ जाएगा। तो अगर कोई समझना चाहे तो उसके पास आप तो हिस्ट्री के बड़े दिलदादा हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे किसने क्या गलती की। और फिर ये भी एक इंसानी क्राइसिस है कि उसके बाद वो गलतियाँ रिपीट होती हैं। तो आपने ये कहा ना कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस, तो मुल्ला मिलिट्री एंड द अमेरिकन वॉर ऑन टेरर किताब है जो हसन अब्बास साहब ने लिखी थी। ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, पुलिस से इनका ताल्लुक था, बड़ी शानदार इन्होंने किताब लिखी। आजकल ये अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। तो मेरे लिए वो कोई नई बातें नहीं हैं। मेरे लिए जहाँ पे मेरी दिमाग फँसता है ना, वो मेरा दिमाग इस पे फँसता है कि मोदी साहब और शहबाज शरीफ साहब 2 वाहिद लीडर थे कि जो आपस में डायरेक्ट बातचीत कर सकते थे। तो ये क्या सिचुएशन है कि जहाँ पे 2 बात कर सकते थे, उन्होंने बात नहीं की, बाकी सब ने एक-दूसरे के साथ बातचीत की। और फिर ये क्या सिचुएशन है कि शेख मुजीब साहब वो बांग्लादेश की आज़ादी की या अपने हकूक की जो भी उन्होंने जस्तजू की, वो उन्होंने की और उसके बाद उनकी जो बेटी हैं जब वो 30 इयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो वो एक रूप धार लेती हैं, एक बहुत आपने कहा लिटिल बिट डिक्टेटर लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत सख्त डिक्टेटर बन गई थी। मेरे ज़हन में फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, कि वो एससीओ के समिट में जाते हैं कि जहाँ पे शी जिनपिंग हैं, जिनके बारे में मगरब ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी वहाँ पे एक पार्टी है, वो भी कहते हैं कि जी वो एक डिक्टेटरशिप की एक फ़ॉर्म है। वो पुतिन साहब को जो है ना वो एक जमहूरी लीडर नहीं मानते। मतलब वहाँ पे जितने भी नॉर्थ कोरिया के लीडर थे, फिर ये आज आपके एक हिंदुस्तानी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं, वो सही आपके प्राइम मिनिस्टर नुमाइंदा नहीं है क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तो मैं ये कहता हूँ कि देखें मेरी समझ के मुताबिक आप मज़हब को आप भी साइड पे करें, इधर भी साइड पे करें, तो आपको क्या पता बहुत सारी बातें मिल जाएँ कि जिनके ऊपर आप बातचीत कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्या हमें मान नहीं लेना चाहिए कि हाँ भई मैं मुसलमान हूँ और क्या मुझे मान नहीं लेना चाहिए कि जी हाँ, आप हिंदू हैं और उसके बाद क्या हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं? और उसके बिल्कुल। बाद क्या कोई और मसला छेड़ सकते हैं कि चलो इस तरह तो मुझे ना थोड़ी-सी और फिर आपने एक बात की कि बरतानिया की बाकायदा मतलब आपने ये थ्योरी पेश की कि बरतानिया की भी चाहत थी कि एक बफर स्टेट बन जाए। मैं कहता हूँ जी मान लिया, तो फिर देखिए ना सोचने की बात है कि बरतानवी इतने हुनरमंद थे कि वो बँटवारा कर गए। ज़हनों का भी, दिलों का भी, समाजों का भी सरहदों का भी, मतलब वो हर तरह का बँटवारा कर गए और वो ऐसा करके गए कि उलझे उलझे हुए हैं, न निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मतलब मेरे मेरे जो मेरे जो मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये मंज़रनामे तो सारे हमने देखे हुए हैं ना। मैं शकील चौधरी साहब पे भी यही एतराज़ करता हूँ, हालाँकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन पे एतराज़ करूँ। लेकिन मैं एक अरे! एक जो सवाल ज़हन में पैदा हुँ, होता है, वो ये सवाल पैदा होता है कि क्यों हम वही मंज़रनामे बार-बार दिखा रहे हैं? क्या अगर हम नई आँखें दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा? क्या अगर हम तो और नई आँखें दिखाने की फिर कोशिश जो है, वो तो फिर आपसे आनी चाहिए ना, कि मैं तो और वैसे वो फिर शरारत करूँ, तो शकील साहब तो वैसे ही मानते हैं कि जी एक आधा कोई है, पढ़ा-लिखा है इनमें, तो फिर मुझे तो वाक़ई रोशनी की ज़रूरत है और उसमें क्या कोई नई आँखें आप दिखा सकते हैं? या हमारे बच्चे भी इन्हीं झगड़ों में रहेंगे, वो भी ये बातें करेंगे और सच्ची बात मैं आपको बात बताऊँ कि मैं तो बहुत कम अरसा हुआ है कि हिंदुस्तानी कॉलीग्स के साथ यहाँ पे ये डिस्कशंस और सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन बार-बार मुझे एक ही चीज़ महसूस होती है और वो ये महसूस होती है कि घूम-फिर के जिधर मर्ज़ी से हम चक्कर लगाएँ, एससीओ से शुरू करें, 1971 से शुरू करें, 1947 से शुरू करें, ब्रिटिश राज से शुरू करें, घूम-घुमा के हम आ जाते हैं एक-दूसरे के मज़हब के ऊपर। हम आ जाते और वहाँ पे हम मैं मेरे हिसाब से एज़ इफ कि वहाँ पे हम नर्वस हो जाते हैं।
घबरा जाते हैं। मुझे घबराहट हो जाती है कि मैं आपके बारे में क्या बात करूँ आपको। तो आई डोंट नो, मुझे तलाश है अपने तई कि कौन-सा ऐसी ऊँची बात हो, कौन-सा ऐसा ऊँचा ख़्याल हो, कौन-सी ऐसी ऊँची सोच हो कि जिस पे मैं मिसाल ये देता हूँ कि जिस तरह ये आपको मैंने कोटेशन पढ़ के बताई, तो वो आपके दिल पे जाके लगी। आपने तो ऐसी ऊँची बात प्रोफ़ेसर साहब हम कैसे कर सकते हैं? मेरा ये सवाल है। मैं एग्री नहीं करता इससे कि आप प्रोफ़ेसर यूनुस जैसे आदमी को अ, डिसरिगार्ड करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनकी वो ग्रामीण बैंक का सारा जो है वो प्रोसेस देखा है। मैंने उनके अंदर माइक्रो एक दर्द फाइनेंस। महसूस किया है। जी, मैंने उनके अंदर एक दर्द महसूस किया है अपने लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जी, मैं एकदम से डिसरिगार्ड करने का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो मेरी थोड़ी बहुत समझ आई है, वो ये है कि अगर किसी ने ये उल्लू यहाँ पे लगाया है ना, तो वो कहीं से पूँछ पहुँचा के उसने ये उल्लू यहाँ पे लगाया है। तो मैं एकदम से इसको डिसमिस नहीं कर सकता। पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भई वो यहाँ पे क्यों पहुँचा? और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे आगे कहाँ जाएँ? जी, तो मेरी जी, मेरी तो जितनी आपकी नज़र है तारीख के ऊपर, जितनी आपकी नज़र है पाकिस्तान के ऊपर, जितनी आपकी नज़र है इस सारे मतलब ये हिंदुस्तान-पाकिस्तान के ऊपर। कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। किसी ने यहाँ पे लिखा कमेंट में और ये मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, मेरा ख़्याल में उसको मुझे कोई तोहफ़ा भी भेज देना चाहिए, कि उसने रामलाल। लिखा कि हाँ, राम। तो हुँ। उसने कहा मेजर तेरे दादा के दादा हुँ। का नाम रामलाल। जी, 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 तो तो इसमें कौन-सी ऐसी बात है? सही। इट इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू, हुँ, इट कुड बी अनट्रू, लेकिन हकीकत ये है कि मैं हूँ इस खित्ते का। जी, मैं इस धरती में इंडस सिविलाइज़ेशन का उतना ही वारिस हूँ, जितना कोई हिंदुस्तानी वारिस है। बिल्कुल। तो जी। मेरे मेरे मेरी तो मैं ना सच्ची आप पूछें, तो थोड़ा फँसा हुआ हूँ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जी नई क्या बात करें? कोई नई क्या डिस्कशन करें? फिर वो नीचे लिखते हैं कि यार ये मेजर जो है ना बहुत जलेबी बनाता है। लेकिन मैं जलेबी में फँसा हूँ। मैं उस जलेबी के अंदर से सही। वो अच्छा, मेजर साहब, आपकी ये ख़्वाहिश बड़ी अच्छी है कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए और कोई नई सोच लानी चाहिए। तो बात ये है कि जब तक हम अपना एक तनकीदी जायज़ा नहीं लेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज़्म नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो शायद हमें आगे का रास्ता ना मिले। तो मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि क्या पाकिस्तान ने कोई गलतियाँ की इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से, 47 से स्टार्ट कर लें, तो उससे हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि क्या रास्ता हमें लेना चाहिए था, जो हमने नहीं लिया। एक तो ये बात है। दूसरा, चेतन जी, आप हमें बताइए, आपके ख़्याल में क्या फ्यूचर का रास्ता क्या हो सकता है? डिड जी। इंडिया मेक एनी मिस्टेक्स? मेरा ख़्याल है मेजर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर हाँ, मैं प्लीज सिर्फ़ बोलिए। छोटा-सा इसमें अपनी एक जो आपने सवाल पूछा, ये पार्ट मैं कवर भी करना चाह रहा था। देखिए शकील साहब गलतियाँ वो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप हाइलाइट कर सकते हैं, मेरे से ऑडियंस ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं उसमें ना एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ और वो मैं कॉन्टेक्स्ट ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये भी साथ समझिएगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा होके एक रियासत बनी थी और चौधरी साहब जिस तरह एक नौज़ायदा रियासत होती है, उसके नए-नए काम होते हैं, नया-नया माशी निज़ाम होता है, उसका आइन कितनी देर में उसने एक नया आइन तलाश करना था, सब कुछ करना था। तो उसमें अनसिंसियर लोग भी होंगे कि जिनके कोई पर्सनल वेंडेटाज़ होंगे, लेकिन मैं उसमें ये कॉन्टेक्स्ट भी रखना चाहता हूँ कि भई जो नई रियासतें होती हैं, उनके बिहेवियर जिस तरह टीथिंग प्रॉब्लम्स, तो वो कहता है कि यार ये जिस तरह बच्चे के नए-नए दाँत आते हैं ना, तो कभी उसको ज़ुकाम लग जाता है, कभी उसकी राल टपकना शुरू हो जाती है, कभी तो वो कहता है कि ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं और जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू होगा या मतलब मैच्योर हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट बेहतर हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो है ना वो चली जाएँगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक नई रियासत के वो टीथिंग प्रॉब्लम्स का फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए। मेरी अपनी ये ओपिनियन है। बाकी आपकी ये बात जो है प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है कि भई जो गलतियाँ हैं उनको रियलाइज़ भी करना चाहिए, उन पर डिस्कशन भी करनी चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए। मैं उसको डिसमिस नहीं करता। जी। ये बस मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। जी, चेतन जी,
मेरा ख्याल है कि एक जी तो टीथिंग टीथिंग प्रॉब्लम्स में और जो आपकी जो अप्रोच हो एडवेंचरस, उसमें भी फर्क करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी मेजर साहब ने कई बार ऐसी बढ़िया बातें कर देते हैं कि इंसान को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। मैं कुछ और सोच के आया था कि मैं ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, और अब मेरा दिल कर रहा है वो मैं ना बताऊं। जरूरी नहीं है बात को छेड़ना, और शायद आगे के सोचने का ज्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। लेकिन मेजर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपके असगर खान साहब ने कहा था, इंडिया ने कभी आप पे वॉर नहीं किया सर। नॉट वंस, नॉट वंस। और जब आई मीन कुछ मेरी बातें कड़वी लगेंगी आपको तो मैं माजरत चाहता हूं आपसे, मैं थोड़ी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आपकी आर्मी को लगा कि हम कन्वेंशनल वॉर से इंडिया को नहीं हरा सकते, 1971 तक टेरर अटैक्स नहीं हो रहे थे कश्मीर में, लेकिन जब आपकी आर्मी को लगा कि हम कन्वेंशनल वॉर से इंडिया को नहीं हरा सके, और आपकी आर्मी ने ये महसूस किया, उनको लगा कि इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी ली है, हो सकता है कुछ एलिमेंट हो इंदिरा गांधी के दिमाग में फायदा उठाने की, लेकिन जो हुआ वो मैंने आपको सिर्फ तारीख बताई थी, इंटेंशन ऑब्जेक्टिवली मैंने उसमें से हटा दिया था। तो मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या था, लेकिन हो सकता है कि अपॉर्चुनिस्टिक भी एक एलिमेंट रहा हो उसके अंदर। लेकिन सर, उसके बाद दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक तो भुट्टो साहब ने कहा कि वी विल फाइट इंडिया फॉर 1,000 years यूएनएससी में, और उसके बाद जिया साहब ने कहा कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1,000 cuts। और उसके थोड़ी देर बाद ही टेरर अटैक शुरू हो जाते हैं 89 से इंडिया के अंदर, और 1999 में कारगिल होता है जहां पे आपके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के लोग थे वहां पे, और आपके लोगों ने कहा कि वो मुजाहिदीन थे। तब भी इंडिया ने आपको अटैक नहीं किया सर। 3 दशकों तक इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे। लेकिन इंडिया ने कभी पाकिस्तान को तब न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे अटैक नहीं किया सर। कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान को। कारगिल में भी हमारे जो आईएएफ के फाइटर्स थे तो बड़े ध्यान से कोशिश करते थे कि हम एलओसी को क्रॉस ना करें, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट, उसको हम वायलेट ना करें। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया ने कभी आपको अटैक नहीं किया सर। यहां पे भी पहलगाम में हमको लगा कि टीआरएफ की 1 घंटे के अंदर एडमिशन, उनकी रिलीजिंग ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम देयर गोफर कैमरास, और उसके बाद आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक दर ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने टीआरएफ का नाम रेजोल्यूशन से निकाल दिया। क्या जरूरत है इसकी बोस्ट करने की? तो काफी एविडेंट था सर कि वो अटैक पाकिस्तान से किया गया था, और उसके बाद एविडेंस यूएस को भी दिया गया है, और उसके बाद यूएस ने उनको डिक्लेयर कर दिया है और ये भी कहा है कि वो एलईटी का एक विंग है प्रॉक्सी। सर। हाँ जी, प्रॉक्सी है। और उसके बाद एक नया शुरू हो गया तरीके तालिबान कश्मीर। अब एक इंडियन क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान के, एक अब्दुल रऊफ नाम के एक प्रीस्ट से जो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उससे फ्यूनरल्स पे प्रेयर्स करवा रहे हैं, और जो मरे हुए टेररिस्ट थे हमारे हिसाब से, उनके स्टेट फ्यूनरल्स किए जा रहे हैं। आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर जो थे, वो हाफिज सईद के बेटे के साथ और सलाउद्दीन के बेटे के साथ स्पीचेस दे रहे हैं, और कह रहे हैं ये तो हमारे बहुत बड़े हीरोज हैं, और गाने चल रहे हैं, ऐसा मुसलमान वैसा मुसलमान, पता नहीं क्या अजीब से हीरोइक गाने चल रहे हैं वहां पे। जो ये इनकी
मार्टर्स आप लोग कहते हैं, हम टेररिस्ट कहते हैं उनको, जो फ्यूनरल्स थे वहां पे मरियम नवाज के रीत फूल भेजे जाते हैं। आईजी पुलिस लाहौर वहां पे खड़े हुए हैं, 3 मेजर जनरल आपके वहां खड़े हैं, लाहौर के कोर कमांडर वहां खड़े हैं, क्या जरूरत थी? उसके बाद आपके इंटीरियर मिनिस्टर वहां टेररिस्ट के साथ खड़े होके बोल रहे हैं कि हम मुरीद के और बहावलपुर की पूरी रिकंस्ट्रक्शन करा देंगे, इनको ग्लोरियस पास पे लेके जाएंगे। ये क्यों ऐसे नजर आता है सर? इससे सस्पिशन बढ़ता है इंडिया के अंदर सर। ये बदल बदल के नाम, लोग वही हैं सर। एलईटी ही जैश, एलईटी ही जमातुद दावा है, एलईटी ही टीआरएफ है, एलईटी ही ये तहरीके तालिबान कश्मीर है। तो हम तो ये देख रहे हैं ना सर। मुझे मौका दीजिए सर कंप्लीट करने का, फिर आई विल सर्टनली हेयर यू आउट। तो इंडिया ने यही महसूस किया सर, इवन आफ्टर, जो इंडिया ने शुरू में, आपको पता है कितनी क्रिटिसिज्म इंडिया में हुई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, कि उसने पहली बॉम्बिंग जो की थी 9 टेरर कैंप्स पे, जो काफी कंट्रीज अग्री करती हैं हमारे साथ, मुरीद के बहावलपुर वगैरह टेरर कैंप्स थे, और इवन मुजफ्फराबाद में। तो वहां पे जब बॉम्बिंग की तो पाकिस्तान को मैसेज दिया गया कि हम इससे ऊपर नहीं, इससे आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान का जवाब आया था थ्रू वाइस प्रेसिडेंट वैंस कि हम आपको ऐसा जवाब देंगे जो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक किया, ओके। आपने जब अटैक किया तो हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। एक्चुअली कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कुछ नहीं हुआ। पहले अटैक में हमारे कुछ तैयारे गिर गए थे, और वो इसलिए क्योंकि पीएम ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पाकिस्तान में आपने टच नहीं करना। तो वी वर हिट बाय योर एयर डिफेंस सिस्टम। तो मुझे नहीं पता 4 या 5 जो भी थे गिरे, और आपके भी गिरे। लेकिन जो वापसी कार्रवाई इंडिया से हुई, जब यहां से ब्रह्मोस गए, तो 20 से ऊपर आपके अपने डॉसियर ने बताया सर। आपके एक्स एयर चीफ मार्शल का वीडियो है मेरे पास कि बुलारी में क्या क्या हुआ, क्या तबाही हुई वो 20 आपके एयर बेसिस और इंस्टॉलेशंस के ऊपर, रेडार इंस्टॉलेशंस के ऊपर। तो हमने हर मौके पे कोशिश की कि इसको रोक दो, रोक दो, रोक दो। और फिर आपके ख्वाजा आसिफ साहब बोलते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर आपके इशक दर फिर से बताते हैं वीडियो के अंदर कि हमने सऊदीज को बोला जी आप बात कर लीजिए सीज फायर के बारे में। और यहां पे आपके भुट्टो साहब बोलते हैं जी ट्रंप ने करवाया था, हम तो उसको नोबेल पीस प्राइज दे देंगे। यहां पे पार्लियामेंट में मोदी जी स्टेट करते हैं कि मेरे पास टेलीफोन के रिकॉर्ड्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 15 अप्रैल से लेके 6 जून तक मेरे से कोई बात नहीं करी, ना मेरे किसी मिनिस्टर से। ट्रंप सर बहुत बेवकूफ आदमी है, आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड, लेकिन वो किसी का सगा नहीं है सर। वो आपको फिर ठगेगा, वो आपको पहले भी ठग चुका है और आपको वो फिर ठगेगा। दिस इज माय प्रेडिक्शन। वो सिर्फ इंटरेस्ट उसको ये है कि चाइना अभी उसको दम दे रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जो बलूचिस्तान में भी पड़े हुए हैं, और वो उसकी नजर उसके ऊपर है सर। हमारे पास, लेट मी टेल यू, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाकिस्तान से, चाइना से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। हम ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को देते हैं, हम खुद ही माइन करेंगे। हमारी मेजर ऑयल डिस्कवरी हुई है अंडमान में, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बुलाया, खुद करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप ये क्लाइंट स्टेट्स को छोड़ दें, डील करें वन ऑन वन चाइना से, यूएस से, इंडिया से। किसी को अपना, हमको बाप बनाने की जरूरत नहीं है सर। हम अच्छी कंट्रीज हैं, वो आएंगे आपके रिसोर्सेज खींचेंगे और चले जाएंगे।
हम किसी को नहीं बुलाते सर, खुद निकालते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आगे बढ़ने के मैंने एक आध तरीके मैंने, अब मेरे को पता है मुझे गालियां सुननी पड़ेंगी शायद इस पॉडकास्ट पे, लेकिन मैंने कुछ आइडियाज शकील भाई को दिए थे कुछ हफ्ते पहले। उसमें एक तो ये था कि देखो इंडस वाटर ट्रीटी तो खत्म हो गई है, आई टेल यू समथिंग फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, और कोई ऐसा उसको एनफोर्स करने वाला जुरिस्डिक्शन नहीं है दुनिया में। चाइना नहीं करता, आपका टर्की नहीं करता कोई ट्रीटी किसी के साथ। आप इंडिया से बात करें पानी के बारे में, कोई नया सिस्टम निकालें जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। 80% गोइंग टू पाकिस्तान इज नॉट इक्विटेबल। और हो सकता है कि आप इंडिया को बोलें कि आप हमारे नए डैम्स की फंडिंग करें। इंडिया के पास $800 बिलियन पड़े हैं सर, 10 बिलियन का एक डैम बन जाता है। कुछ लेन देन करें ताकि इंडिया आपकी तरफ डैम्स बनाए, ताकि आपके अंदर ये फ्लड्स आने बंद हो, ताकि आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो, ताकि आपके अंदर पानी पीने के रेजर्वायर्स बन सके स्टोरेज डैम के तहत। हमने 5,500 डैम बना लिए सर 70 साल में। आपके पास 2 हैं जिसकी फंडिंग हमने की थी सर, आपको पता है। 90 मिलियन पाउंड्स दिए थे इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया ने मंगला और तरबेला डैम बनाने के लिए पाकिस्तान को। ग्रांट, नो इंटरेस्ट, नो रिटर्निंग द मनी, 80% वाटर दे दिया। तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे ना सर। अब हमारी नीड्स वाटर की बढ़ गई हैं, अब 80% आपको ये लोग नहीं देंगे। लेकिन कोई बात तो करें, कोई इसको शुरू करने के लिए मैं बताता हूं तरीका क्या है। अगर पाकिस्तान अपने टेरर कैंप्स, अगर आप कहेंगे टेरर कैंप्स नहीं है तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। अगर आप अपने टेरर कैंप्स को बंद कर दें और विजिबली इंडिया को दिखाएं कि हमने ये सब बंद कर दिया, एलईटी खत्म, जेयूडी खत्म, ये सब खत्म, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो भी है सब खत्म, और वो नजर आए कि ये सब खत्म हो गया है, ये पहला स्टेप होगा सर। आई कैन टेल यू समथिंग दैट यू विल फाइंड अ वेरी फ्रेंडली हैंड फ्रॉम इंडिया। कोई ऐसी चीज सोचें जिससे दोनों का फायदा हो। लाइक आई सेड, इंडिया कैन इजीली फंड योर डैम्स। इस वक्त पाकिस्तान बैठा हुआ है दुनिया के सबसे बढ़िया विंड टनल में। आर यू अवेयर ऑफ दिस रजा साहब? जो आपका एरिया है ग्वादर से कराची तक, वो सारा एरिया जो है दुनिया का सबसे बढ़िया विंड टनल है। दुनिया के सबसे बढ़िया एयर पावर जनरेशन कंपनीज इंडिया में है सर। कुछ कोशिश तो करें, हम कुछ सोचें ऐसा कि जिसमें दोनों को फायदा हो, एक दूसरे का फायदा उठाएं। हम बड़ी बड़ी कंट्रीज को अपने रिसोर्सेज, अपने मिनरल्स, अपने माइंस क्यों दे रहे हैं? ये उनके लिए लड़ क्यों रहे हैं सब? हम कोई जरूरत नहीं है हमको। आपके बलूचिस्तान में बिलियंस की तो कम से कम है मिनरल वेल्थ। आप किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना करें जहां पे वो आपका सामान ले जाए। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दें वो काम करने के लिए, बस सामान आपका है, और वो जो निकले उसमें से एक हिस्सा अपने प्रोविंसेस को दें। इस वक्त जो बलूचिस्तान का हाल हुआ है सर, उनकी जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट इज वर्स देन सूडान सर, एंड यू नो दिस। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू डाउन, दैट्स नॉट माय इंटेंशन। लेकिन वही बांग्लादेश वाला हाल मुझे नजर आता दिख रहा है सर बलूचिस्तान में। और इस वक्त मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ऑयल कहां है, आई डोंट बिलीव ट्रंप, लेकिन बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं, उसमें गैस है, उसमें गोल्ड है। ना चाइना को ना अमेरिका को वो सामान निकालने दें सर। इंडिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप आके काम करो और उसके पैसे लो आप, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज किसी को नहीं देंगे। ये जो आपका सीपैक टनल है, मैं कुछ कहूंगा अभी शायद मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन आप एलओसी को एक परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। सुन लीजिए,
बॉर्डर बना दें, आपका कश्मीर आपका, हमारा कश्मीर हमारा। अब गिलगित बल्तिस्तान और पीओके हम जो कहते हैं, आप आजाद कश्मीर कहते हैं, उनको प्रॉपर राइट्स दें, उनकी वोटिंग पॉसिबिलिटी हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो आपके पार्लियामेंट में, और जहां से भी रिसोर्सेज निकले उन लोगों को आप एक परसेंटेज दें उस प्रोविंस को।